how we are going to collect the check and what are the statutory protection. It means a legal protection which is given to the banker according to the Negotiable Instrument Act 1881, right? And the another topic is special parties, like who can be the basically party or parties in what, in a contract of opening the account, यानी किसका किसका account हो सकता है बैंक में, राइट? तो यहाँ पर आज हम कंप्लीट करेंगे माइनर का केस, कि माइनर का क्या वो ऑपरेट कर सकता है बैंक अकाउंट को, क्या वो ओपन कर सकता है, और ओपन करेगा तो क्या क्या कंडीशंस अप्लाइड होगा, तो इसको आज हम देखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ चेक बाय मिस्टेक में कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी पेमेंट चेक से होता है, कोई भी पेमेंट चेक से हो रहा है, अब बैंकर ने उसको गलती से ऑनर कर दिया यानी कि पेमेंट कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर अगर एक केस है, केस किसका है देखिएगा, कैलकाटा हाई कोर्ट इन यूबीआई, मतलब कैलकाटा हाई कोर्ट जो है ये एग्जामिन किया है इसने, किसके बीच में, यूबीआई वर्सेस एटी अली हुसैन एंड कंपनी एंड अदर्स, इनके बीच में, यानी यूबीआई के साथ है और किसका है, आपके अली हुसैन एंड कंपनी का, इन दोनों के बीच का ये सिचुएशन है। यहाँ पर जो आपका कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या वर्डिक्ट दिया था, क्या सिचुएशन था कि अगर कोई चेक बैंक को भेजा जाएगा, ठीक है, कोई भी चेक अगर बैंक को भेजा जाएगा कलेक्शन के लिए, और अगर कलेक्टिंग बैंक को ये पता लग गया कि जो भी बेसिकली चेक मुझे मिला है वो बिल्कुल हर तरीके से वेरिफिकेशन के बाद भी करेक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली वो पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर बाद में पता लगा कि वो जो चेक है वो उसमें फॉर्ज साइन है, यानी जाली साइन है, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रॉपरली साइन है कि विदाउट ट्रेन्ड पर्सन के अलावा उसको कोई नहीं पहचान सकता, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक लाइबल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एक केस आया था कि ये जो बेसिकली ये यहाँ पर क्या हुआ था कि जो बेसिकली जो अली हुसैन या कंपनी था, उन्होंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, लेकिन उस प्रोडक्ट का पेमेंट उन्होंने नहीं किया था चेक के थ्रू, लेकिन वो कोई चेक जो था उन्हीं के साइन से पेमेंट की बात हो रही थी। मतलब कि पर्टिकुलरली मान लो कि आपने चेक बनाया, मतलब आपने कोई सामान खरीदा लेकिन आपने कोई चेक ड्रॉ नहीं किया है, इन शॉर्ट आपके अकाउंट से पैसा डेबिट नहीं होना चाहिए था, लेकिन पैसा डेबिट हो गया, इट मींस कि किसी ने क्या किया, फॉर्ज साइन करके आपके नाम पे साइन करके बेसिकली पैसे डेबिट करवा लिए, यानी पैसे कलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यूबीआई जो है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो था इस केस में, वो लाइबल नहीं था, क्योंकि जो साइन था, जो फॉर्ज साइन था, वो इतना ज्यादा बेसिकली बोल सकते हैं कि वेरिफिकेशन, नॉर्मल वेरिफिकेशन में वी कैन नॉट एबल टू मतलब अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट एबल टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन द रियल साइन और दैट पर्टिकुलर फॉर्ज साइन। तो ऐसी सिचुएशन में अगर गलती से मिस्टेक हो गया, ये तो क्या था कि पेमेंट ऑफ चेक जो था वो मिस्टेक से हुआ, लेकिन वो मिस्टेक भी इसलिए हुआ क्योंकि वो साइन बहुत प्रॉपर था, ठीक है। अगर कोर्ट समझ गया ये बात कि जो फॉर्जरी हुआ सिग्नेचर में वो इतना स्किलफुली था, वो इतना ज्यादा ट्रेंड पर्सन के द्वारा था कि वो कोई ट्रेंड आई डिटेक्ट कर सकता था, तो इसी चीज को देखते हुए हाई कोर्ट ने फाइनली क्या वर्डिक्ट दिया कि इसमें यूबीआई का मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कि बस बेसिकली अगर इस तरीके से चीजें होती हैं तो यहाँ पर आपके बैंक जो है वो लाइबल नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई चेक है, मान लीजिए कि अगर कोई चेक है और उसमें सिग्नेचर डिफरेंट है, वो दिख रहा है, स्टिल अगर पेमेंट हो जाता है, और अगर वो ड्रॉअर के द्वारा प्रूफ हो जाए कि ये चीज है, तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली आपका बैंक लाइबल हो जाता है, होता है ना। लेकिन यहाँ पर बैंक लाइबल नहीं है, ठीक है। तो पहला कंडीशन पेमेंट ऑफ चेक बाय मिस्टेक, बट यहाँ आगे एक क्लॉज लगा, एक ब्रैकेट में लिख लेना, if the signature for signature is done as such skillfully कि that cannot be able to detect without trained eye, यानी कि ट्रेंड ही पर्सन उसको डिटेक्ट कर सकता है, या फिर जो पर्सन बोल सकते हैं ना कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑफ ये वाले जो होते हैं। तो यहाँ सिचुएशन क्या है पेमेंट ऑफ चेक बाय मिस्टेक में, कि यहाँ पर ब्रैकेट में जरूर लिख लेना कि मिस्टेक में भी यहाँ दो सेंस है। अगर मान लीजिए कि जो स्पीसमैन में सिग्नेचर है और जो नॉर्मल सिग्नेचर है अगर वो टोटली डिफरेंट है, मान लीजिए कि किसी का साइन, अगर मान लीजिए कि नॉर्मल उसका स्पीसमैन में साइन है ऐसे एस के, और आपका जो सिग्नेचर है वो एस के, इस तरीके से सिग्नेचर है, तो यहाँ साफ जो डिफरेंस दिख रहा है उसमें अगर आपने मिस्टेक किया तो बैंक लायबल हो जाएगा।
लेकिन अगर ये एसके है और ये दूसरा साइन भी एकदम सेम यही इसी तरीके से एसके है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर सिग्नेचर में डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा है, बैंक के लिए भी मुश्किल है वेरीफाई करना, तो यहाँ पर आपका बैंक लाइबल नहीं होगा, उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा बैंक। यूबीआई वर्सेस लिखो A.T. अली, A.T. अली हुसैन एंड कंपनी। ये केस भी कब का बता दूं, 1978 का। हो गया पेमेंट ऑफ चेक बाय मिस्टेक। सेकेंड है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ द बियरर चेक। तो वी ऑलरेडी नो कि बियरर चेक कैसा चेक होता है, जो अगर किसी को इंडोर्स कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, तो भी पर्टिकुलर उसका पेमेंट हो जाएगा, कैश में, कैश मिल जाएगा। तो बियरर चेक के लिए ये चीज बोला जा रहा है कि यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन मिला है सेक्शन 85 सबसेक्शन 2 के अंडर में। ये कहा जा रहा है कि कोई भी पेइंग बैंकर जो है वो बेसिकली बियरर चेक जो है वो पेमेंट कर देगा। क्यों? और उसको कोई भी वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सेक्शन कहता है कि जिसके पास भी बियरर चेक होगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एंडोर्समेंट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेरिफिकेशन, यहाँ पर आप जो है पेमेंट क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा। क्योंकि बियरर चेक का कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही होता है कि जिसके जो उसको बेयर करेगा उसको आपको पेमेंट करना है। अगर वो किसी रॉन्ग पार्टी को पेमेंट हो जाता है तो इसके लिए भी बैंक लाइबल नहीं। आई बात समझ में? सो बियरर चेक के अंडर में भी क्या मिला है, प्रोटेक्शन मिला है। ठीक है, और अगर वो किसी तरीके से वो चेक थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, मान लो कि किसी रॉन्ग पार्टी के हाथ में चला जाए, किसी ने उसको चोरी कर लिया, स्टोलन हो गया, थेफ्ट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने बैंक को नॉलेज नहीं दिया कि भाई मेरा जो चेक है वो चोरी हो गया है, तब भी उसकी पेमेंट अगर हो जाती है तो उसके लिए बैंक लाइबल नहीं है। यानी अगर मान लीजिए कि आपका बियरर चेक था और वो स्टोलन, चोरी हो गया या गिर गया, तो ऐसे सिचुएशन में तो जो चोर होगा, जो दैट पर्सन जो थिफ होगा, उसको भी पेमेंट हो जाएगा। लेकिन उसको पेमेंट होने से पहले अगर आपने प्रायर नोटिस दे दिया बैंक को कि भाई इस चेक का बेसिकली इस नंबर का चेक जो है वो स्टोलन हो गया है या किसी कहीं गिर गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है, तब उसका मे बी रुक जाए पेमेंट। लेकिन अगर आपने कोई नोटिस नॉलेज नहीं दिया है बैंक को और उसकी पेमेंट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी बैंक लाइबल नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन सा बियरर चेक का जो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 85 सबसेक्शन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक, ठीक है, अच्छा, क्रॉस चेक जो चेक होगा उसको हमेशा याद रखिएगा कौन से कहाँ जाता है, वो अकाउंट में पेमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेक है, जो पेइंग बैंकर है, ये अगर उसने क्रॉस चेक को पेमेंट करना है तो इसका जो प्रोटेक्शन है उनको मिला है, प्रोटेक्शन मिला है सेक्शन 128 में। सेक्शन 128 में आपको मिला क्रॉस चेक के लिए, सेक्शन 85 सबसेक्शन 2 में मिला हुआ है आपको बेसिकली बियरर चेक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पर ये चीज क्या बोला जाता है क्रॉस चेक के बारे में, कि जो आपका बैंकर है वो पेमेंट करेगा क्रॉस चेक को, और लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन जो दिया गया है कि अगर जो बेसिकली गुड फेथ में पेमेंट हो रहा है, गुड फेथ का मतलब क्या है कि उसको पता है कि जो बैंक में इसका अकाउंट है, पर्सन के ऊपर कोई फ्रॉड का कोई केस नहीं लगा हुआ है, तो मतलब एक भरोसा वाला ट्रस्ट बेसिकली है किसके बीच में, कस्टमर और बैंक के बीच में, तो उसको कहते हैं गुड फेथ। तो अगर पेमेंट जो हो रहा है वो गुड फेथ के साथ हो रहा है और विदाउट कोई नेग्लिजेंस हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर चेक की पेमेंट होती है तो वो चेक जो है पेमेंट गलत भी होता है तो उसके लिए बैंक लाइबल नहीं है। इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से कि मान लीजिए कि आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया और वहां पर आपने नाम गलत लिख दिया, और इस तरीके की अगर आपने नेग्लिजेंस की और उसके बाद वो पेमेंट हो रहा है तो मिस्टेक है, क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से वो अलग है। लेकिन अगर नेग्लिजेंस नहीं है, सब डिटेल्स प्रॉपर है, गुड फेथ है, तो पेमेंट अगर होता है गलत भी हो जाता है तो उसके लिए बैंक लाइबल नहीं है। एक और चीज कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि कभी भी क्रॉस चेक में ये जो दो क्रॉस बने होते हैं, ये जो दो क्रॉस होगा ये हमेशा कस्टमर खुद से बना करते हैं। यानी दिस चेक इज क्रॉस्ड बाय द कस्टमर ओनली, बैंक हैव नो राइट टू डू दिस। आई बस समझ में? तो इट इज डन बाय द कस्टमर।
और इसका जो प्रूफ है वो कस्टमर के पास होना चाहिए कि उसने ऑलरेडी पहले ही से ही क्रॉस करके चेक दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर पहले से ही क्रॉस है कस्टमर के द्वारा और पेमेंट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बैंक ने इसे क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर और किसी और के अकाउंट लिख दिया उसमें, तो ऐसे सिचुएशन में, खैर उसमें तो नाम होता है पार्टी का, बट अगर किसी भी तरीके से रॉन्ग पेमेंट हुआ तब बैंक लाइबल हो जाएगा। लेकिन कस्टमर ने अगर खुद ही क्रॉस करके चेक दिया है तो उसके लिए बैंक लाइबल नहीं है, ठीक है। और इसमें ये चीज भी ध्यान रखना है कि जो आपका पेमेंट है वो जो होगा, पेमेंट जो होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्रॉस होना चाहिए। क्रॉसिंग चेक के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 126 में, पढ़ चुके हैं। सेक्शन 126 बताता है कि बैंकर जो है वो जनरल क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग जो होगा दैट इज डन ओनली बाय द कस्टमर, दैट इज नॉट डन बाय बैंक। बैंक के द्वारा अगर हो गया, कस्टमर के द्वारा होता है तो उसके लिए बैंक लाइबल नहीं है। हाँ, जो क्रॉस चेक अगर आप किसी को से आप पेमेंट दे रहे हो और आपने उसके क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब आप चाहते हो कि वो जो चेक है वो हाँ ड्रॉर करता है, वो ड्रॉर करके आपको देगा, या तो फिर ड्रॉर और पर्सन का कंसेंट होगा। जैसे मान लो कि मुझे किसी से 5,000 पेमेंट लेना है तो उस पर्सन ने बोला कि मैं आपको चेक दे रहा हूँ, तो मैं कहूंगी कि आप बियरर चेक या ऑर्डर चेक मत दीजिए, मुझे आप क्रॉस चेक दीजिए ताकि मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकूं। तो वो कंसेंट हो गया, तो दोनों ने कंसेंट से कर दिया। या कई बार ऐसे कुछ कंपनीज अगर पेमेंट देती है, सैलरी देती है, तो ज्यादातर वो क्रॉस चेक देती है। उसका रीजन ये होता है कि उनको पता होता है कि कितना अमाउंट कहाँ से डेबिट हुआ और किसके अकाउंट में गया, तो एक रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए। आई बात समझ, इसलिए ज्यादातर क्रॉस चेक ही यूज होता है आजकल। नेक्स्ट, व्हेन द बैंकर मस्ट रिफ्यूज द पेमेंट ऑफ चेक। अब कौन कौन से सिचुएशन में पेमेंट ऑफ चेक नहीं होगा, तो मैंने बहुत सारे कंडीशंस ऑलरेडी बता दिए हैं, नॉर्मल कंडीशंस। उसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जहां पर चेक की पेमेंट नहीं होगी, और यानी या फिर आपका जो चेक है उसकी पेमेंट को रिफ्यूज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला एक कंडीशन देखिए, डेथ हो जाए ड्रॉर का, डेथ ऑफ द ड्रॉर अगर होता है, अगर डेथ ऑफ द ड्रॉर में भी कंडीशन है कि जैसे मान लो कि बैंक लाइबल नहीं है अगर उसको डेथ का इंफॉर्मेशन बहुत बाद में मिले। मान लो कि कोई पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है 10 अक्टूबर 21, ठीक है, 10 अक्टूबर 21 में उसकी डेथ हुई है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रहा है मान लो 22 अक्टूबर 21। अब हो सकता है कि मरने से पहले, इस पर्सन की डेथ से पहले इसने कोई चेक डिपॉजिट किया होगा बैंक में या किसी को चेक दिया होगा। मान लो कि इसी ने किसी एक्स पर्सन को चेक दिया, तो अब कायदे से इस पर्सन ने 10 तारीख से पहले इसको चेक दिया होगा ड्रॉ करके ऑब्वियसली, और यहाँ पर इसका चेक जो है वो अंडर प्रोसेसिंग में है, यानी क्लियर होने वाला है। अब यहाँ पर इसका इंफॉर्मेशन बैंक को कब मिला है, 22 अक्टूबर को। तो यहाँ पर बैंक को उसके ओरिजिनल डेट से मतलब नहीं है, उसको उस डेट से मतलब है जिस दिन इंफॉर्मेशन बैंक के पास गया है उसके डेट का। आई बात समझ में। और इसके विदिन जो भी पेमेंट्स होंगे, जो भी क्लियरेंस होंगे, वो बेसिकली सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 22 के बाद का जो भी चेक होगा वो चेक का पेमेंट नहीं होगा। यहाँ कंडीशन समझ आया कि डेथ चाहे कोई भी डेट पर हो, अगर उसका इंफॉर्मेशन बैंक को नहीं मिलेगा टाइमली, मतलब 10th को हुआ और 11th को मिल गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी प्रोसेसिंग में भी चेक होगा अगर क्लियर नहीं हुआ तो मे बी रुक जाए। लेकिन अगर कोई पर्सन, अगर उसका जो टाइम है उसने 22 को बताया, तो 10 से 22 के बीच में जो भी चेक वगैरह जो भी चीजें हैं, फिर 10 के बाद का तो कोई चेक बचेगा ही नहीं, लेकिन जो भी इसके चेक्स हैं वो सारे इस बीच में जो भी होंगे क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर 22 के बाद कोई भी चेक क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट रिफ्यूज होगा, लेकिन वो भी कंडीशन के साथ कि नोटिस उसको कौन सी डेट में मिला है, डेथ का जो डेट है वो कौन सा। हाँ जो पोस्ट डेटेड है वो भी रुक जाए। अगर तुम्हारा चेक जो है, अगर तुम्हारा जो डेथ वाला जो डेट है, तुम्हारा अगर जो पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है ऐसे टाइम पे, अगर उसका नोटिस मिल जाएगा प्रायर, मतलब जल्दी मिल जाएगा नोटिस 2-3 दिन के अंदर में, तो जो प्रीवियस 10 तारीख से पहले वाले चेक से वो रुक जाएंगे, प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन अगर क्लियर हो गया,
नोटिस से पहले या नॉलेज से पहले, तब वो फिर उसमें कुछ बैंक लायबल नहीं रहे, बैंक कर देगा क्लियर। लेकिन उसके डेथ के बाद कोई भी चेक क्लियर नहीं होगा। आई बस समझ में यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस, और वो कौन से ब्रांच में, याद रखिएगा कि कभी भी हम एक्सेस तो बहुत सारी फैसिलिटीज अदर बैंक से कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा होम ब्रांच है या फिर जहां पर हमारा अकाउंट जहां पर हमने ओपन करवाया है, डेथ की इंफॉर्मेशन हमें वहीं देनी है। आई बात समझ में। ऐसा नहीं है कि अगर बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए फ्रेजर रोड में अकाउंट है, इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के दानापुर ब्रांच में, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसी चीज पे ये केस है आपका यूबीआई वर्सेस श्रीमती कनन बाला देवी का केस ये है कि बेसिकली यहाँ पर जो डेथ हुई थी, मतलब श्रीमती कनन बाला देवी यहाँ पर जिसकी डेथ हुई थी, कनन बाला देवी की डेथ हुई, उसके इसका इंफॉर्मेशन उनके घर वालों ने दूसरे ब्रांच में दे दिया, और जिसकी वजह से पेमेंट्स बहुत सारे रुके नहीं, पेमेंट्स हो गए, यानी कि जो भी चेक थे उनके पेमेंट्स हो गए। तो उनके घर वालों का या डिसीज पर्सन के जो भी आपके पर्सन या फिर उनके बच्चे जो कह सकते हैं, ठीक है, जो उनके लीगल हियर है, उन्होंने, उनका ये कहना था कि जब हमने इंफॉर्मेशन दे दिया तो पेमेंट क्यों हुआ। तो यहाँ पर बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है उसी ब्रांच में इंफॉर्मेशन दीजिएगा जहां पर आपका अकाउंट है, ना कि उसके अदर ब्रांचेस। आई बात समझ में। सो पहली बात तो कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो उसका इंफॉर्मेशन कब आप दे रहे हो वो मैटर करेगा, और आप कहाँ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यानी वेयर यू आर गिविंग दैट इंफॉर्मेशन, उसके होम ब्रांच में क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना। आगे बस समझ में, क्लियर हो गई बात। चलिए, और बैंक टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस और इंफॉर्मेशन इज बेसिकली बाय बैंकर, दैट इज इंपॉर्टेंट, द डेथ टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक। क्लियर हो गई बात। चलिए, और एक और चीज, बैंकर विल नेवर रिलाई ऑन द रूमर्स। मे बी इट इज पॉसिबल कि अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो बैंक के किसी एम्प्लॉय को उसका इंफॉर्मेशन मिल जाए, इट माइट बी पॉसिबल, बट लीगली वो तभी एक्शन ले सकता है जब आप उसके डेथ सर्टिफिकेट और डेथ प्रूफ बैंक में ला करके देते हो, तब जाकर के वो बेसिकली क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो होगा वो लीगल होगा। आई बात समझ में, क्योंकि बैंक रूमर्स पे और पर्सनल रिलेशनशिप्स पे बिलीव नहीं करता है ना, कि आसपास कोई बैंक का पर्सन है उसको पता लग गया तो पूरे बैंक को पता लग गया, नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। राइट, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, और हाँ, जो एजेंट बनेगा, मान लीजिए कि किसी की अगर कोई भी पर्सन XYZ की डेथ होती है, तो उसके बिहाफ में जो पर्सन साइन करेगा बाद में, उसको हम कहेंगे एजेंट। तो जो एजेंट होगा वो साइन करेगा चेक ऑन द बेसिकली बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल एजेंट की बात हो रही है। तो पेमेंट जो है वो तभी, द पेमेंट ऑफ सच चेक इज नॉट टू बी स्टॉप्ड बिकॉज एजेंट हिमसेल्फ वाज नॉट द ड्रॉअर। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मान लीजिए कि किसी भी कोई क्लब है, अब क्लब का कोई डायरेक्टर है, उसकी मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो क्लब का जो डायरेक्टर था वो बहुत सारी जगह पे साइन करता था, उसके जगह पे कोई और एजेंट अब काम कर रहा है, तो यहाँ पर पेमेंट स्टॉप नहीं होगा, यानी पेमेंट क्लियर हो जाएगा, बट वो लीगल एजेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वो पर्सन रिलेटेड होना चाहिए, या तो वो अकॉर्डिंग टू हिंदूज लॉ लीगल हियर हो, या तो फिर वो कोई पर्सन हो जिसको नॉमिनी बनाया गया हो कि डेथ होने पर वो पर्सन उसके बिहाफ में काम करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में पेमेंट स्टॉप नहीं होगा। आगे बात समझ में। चलिए, और अकाउंट जो होगा डिसीज्ड पर्सन का, जो डेथ पर्सन जिसकी हुई है, उसका अकाउंट जो है वो रिमेन इनऑपरेटिव रहेगा, ठीक है, जब तक उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट मतलब समझते हो क्या होता है? सक्सेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि बैंक डिसीज्ड पर्सन के बिहाफ में किसको उस अकाउंट को ऑपरेट करने का राइट देता है, उसको कहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या होगा कि वो सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, उसके बिहाफ में कोई और पर्सन उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट या तो उसके बेटा को मिल सकता है, बेटी को, या तो अगर कोई पर्सन है उसकी वाइफ को मिल सकता है, ठीक है। नॉमिनी में नाम कंपनी की सेंस में मैं कह रही हूँ कि अगर कोई कंपनी है या कोई स्टोर है, कोई पार्टनरशिप है, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी नॉमिनी है, जब प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, मैं पर्सनल कह रही हूँ जिसका इंडिविजुअल अकाउंट है, अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो ऐसे सिचुएशन में जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है, तब तक कोई भी उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है।
ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉर। इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉर, अच्छा इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में दिवालिया, दिवालिया घोषित हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेटर है, अगर ये पता लगता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी लॉ, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो, अब वो भी कोर्ट के थ्रू इंसॉल्वेंट है, ऐसे ही नहीं कि ऐसे नॉर्मली इंसॉल्वेंट है, कोर्ट के थ्रू, मान लीजिए इसकी कंपनी को बाइंड अप किया गया, उसके शॉप को बंद करवा दिया गया, कुछ भी ऐसा हुआ हो जहां पर कोर्ट इन्वॉल्व है इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में, तो ऐसे केस में भी जो पेमेंट होगा वो क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। आगे बात समझ में, पेमेंट क्या हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर का सिचुएशन अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप चल रहा है और उसमें कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 और सब सेक्शन, अगर हम बात करें क्लॉज की, क्लॉज डी की बात करें, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो अनेबल है फर्म को बेसिकली क्या करने, रन करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पार्टनर एज इंसॉल्वेंट ऑपरेट टू डिसॉल्व द फर्म, यानी फर्म को तो पहली बात वो डिसॉल्व कर सकता है, ये हर एक पार्टनर के पास राइट होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है वो फर्म के अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता, यानी कि आपको पता होगा कि फर्म का एक अलग अकाउंट होता है, जैसे कंपनी अकाउंट होता है, ऐसे फर्म का एक अकाउंट है। ठीक है, बीकॉम के बच्चे आप लोगों को तो पता ही होगा कि फर्म का अकाउंट है, मतलब फर्म का कोई अकाउंट बना लिया पार्टनरशिप फर्म का, वो अकाउंट को वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर वो, पहली बात तो अगर दो पार्टनर और एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा फर्म, और अगर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है इंसॉल्वेंट होता है तो ऐसे केस में वो फर्म का अकाउंट और फर्म के बिहाफ में चेक वगैरह बेसिकली यूज नहीं कर सकता है, और ना ही वो चेक से कुछ भी विड्रॉ कर सकता है, और ना ही चेक को पेमेंट करवा सकता है चेक के थ्रू। आ गई बात समझ में। इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, मतलब ये चल रहा है आपकी इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉअर में। इंसॉल्वेंसी ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर, अच्छा जॉइंट अकाउंट होल्डर है, यानी कि दो लोग का इकट्ठे एक ही बैंक में एक ही अकाउंट है, जैसे ये बहुत सारे हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स ये लोग करते होंगे, आपने देखा होगा, जैसे मेरे मम्मी पापा का भी जॉइंट अकाउंट है, आप लोगों के घर में भी जॉइंट अकाउंट होगा। अब जॉइंट अकाउंट के क्या बेनिफिट होते हैं, जॉइंट अकाउंट का बेनिफिट ये होता है कि आपको दो एटीएम डेबिट कार्ड भी आपको दो मिल जाएगा। ठीक है, आप दोनों ऑपरेट कर सकते हो उस अकाउंट को, आप दोनों के पास चेकबुक होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होंगे, इसमें यहाँ पर दो पर्सन का रोल है, मतलब दो लोगों ने साथ मिलकर अकाउंट को ओपन करवाया है। ऐसे सिचुएशन में अगर मान लो कोई एक भी ज्वाइंट होल्डर में से कोई एक भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो पूरा का पूरा अकाउंट क्या हो जाएगा, बेसिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बैंक ने पूरा उसको क्या कर देना है, इनएक्टिव कर देना है। कोई भी दोनों में से कोई भी ज्वाइंट होल्डर का पर्सन जो है वो बेसिकली अकाउंट को यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में दोनों का मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्सन को मना कर दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा अकाउंट को ही क्या कर दिया जाएगा, सीज, बंद। आई बात समझ में, इनऑपरेटिव बोल सकते हैं, इनएक्टिव कर दिया जाएगा। आप दोनों में से कोई भी उसको यूज नहीं कर सकते, और उसके भी हाथ में आप चेक भी किसी को इशू नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, क्लियर हो गया। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में दोनों पे इस चीज का क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, यानी दूसरे पर्सन पे भी इफेक्ट होगा इससे। अब लिक्विडेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें, तो जो कंपनी की बात करें नॉर्मली, तो कंपनी तो आपको पता है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा कि आपकी कंपनी का अकाउंट तो एक्टिव रहेगा, लेकिन जो डायरेक्टर अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया उसमें से, तो वो डायरेक्टर जो है उस अकाउंट को यूज नहीं कर सकता। सेम पार्टनरशिप फॉर्म वाला सिचुएशन, ही और शी कैन नॉट यूज द कंपनीज अकाउंट, और किसी को भी कंपनी के बिहाफ में चेक भी इशू नहीं कर सकता। आगे बात समझ में, ठीक है। और इंसेनिटी ऑफ कस्टमर, अब इंसेनिटी का मतलब होता है कि अगर कस्टमर जो है वो मेंटली अनस्टेबल हो जाए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अगर वो पागल हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन, हाँ ल्यूनेसी, एग्जैक्टली। तो इंसेन या ल्यूनेंट अगर वो हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो कोई भी चेक उसके नाम पे अगर आएगा, तो वो चेक को ऑनर नहीं किया जाएगा, वो चेक को क्या कर दिया जाएगा, डिसऑनर कर दिया जाएगा। और क्यों डिसऑनर कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं है, तो वो चेक अगर अपनी मर्जी से दे रहा है या नहीं दे रहा, अपने कंसेंट से दे रहा है या नहीं दे रहा, वो वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल है।
है ना, क्योंकि उसको नॉर्मल सेंस ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि चेक उसने अपनी मर्जी से दिया है या नहीं। तो ऐसे केस में फ्रॉड के चांसेस हैं, तो चेक को बेसिकली डिसऑनर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पर्सन ठीक हो जाएगा, जैसे ही वो पर्सन जो है वो बिल्कुल स्टेबल अगर हो जाएगा, मेंटली स्टेबल हो जाएगा, वैसे ही उसके चेक को आप स्टॉप नहीं कर सकते। आई बस समझ में कि जब तक वो अनस्टेबल रहेगा तब तक डिसऑनर हो जाएगा चेक, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, वापस से प्रॉपर कंडीशन में आ जाएगा, मेंटली स्टेबल हो जाएगा, वैसे ही यू कैन नॉट बेसिकली डिसऑनर देयर हिज चेक। क्लियर होगी बात। लेकिन जब तक वो लुनेंसी और इंसैनिटी वाला सिचुएशन में रहेगा, तब तक जो बैंक है वो कस्टमर का चेक जो है वो किसी भी सिचुएशन में क्लियर नहीं करेगा। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट, एक और होता है गार्निशी ऑर्डर, जो तुम लोग को मैंने एक दिन बता भी रही थी। तो गार्निशी ऑर्डर के भी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए गार्निशी ऑर्डर का मतलब ये है कि बैंकर जो है वो बाउंड है, और वो बेसिकली किस चीज को, चेक को क्लियर करने के लिए उसको करना ही करना है चेक क्लियर। लेकिन जब कोर्ट के द्वारा मना हो जाए कि चेक आप इस पर्टिकुलर पर्सन का जो चेक है, मान लीजिए वाई जो पर्सन है उसका जो चेक है उसको आपको क्लियर किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है, अगर रिस्ट्रेन कर दिया जाए, कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं गार्निशी ऑर्डर, जहां पर कोर्ट इन्वॉल्व है पेमेंट को लेकर के चेक का। तो ऐसे केस में आप क्या कर दीजिएगा, आप रिफ्यूज कर दीजिएगा, चेक को आप डिसऑनर कर दीजिएगा। नेक्स्ट होता है डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द पार्टी, वो जो तुम लोग को मैंने करवाया ही था कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, यानी ड्रॉर जिसको पेमेंट कर रहा है, अगर उसका उसने नाम गलत लिख दिया तो ऑब्वियसली आपका रिफ्यूज हो जाएगा। बाकी बहुत सारे और सिचुएशन कराए थे मैंने, जैसे कि आपका जो चेक है वो उसमें मटेरियल अल्टरेशन है लेकिन कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, यानी वहां पर ड्रॉर का साइन नहीं है, प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन नहीं है, चेक जो है वो पोस्ट डेटेड है या तो स्टेल हो गया है यानी कि एक्सपायर हो गया है, तो वो सारे सिचुएशन में आपका चेक क्या हो जाएगा, बेसिकली डिसऑनर हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर चेक को डिसऑनर तो कर दिया बैंक ने, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कस्टमर तक कौन पहुंचाएगा, बैंक पहुंचाएगा। लेकिन कस्टमर तक बैंक जो ऑर्डर या फिर जो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर की बात करेंगे हम सुटेबल रिप्लाईज टू डिसऑनर्ड चेक में। यानी कि बैंक जो है वो चेक को डिसऑनर कर देगा, लेकिन जो भी रीजन है, वॉट एवर द रीजन बिहाइंड डिसऑनरिंग द चेक, दैट शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड बाय द बैंक। ठीक है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर रिसिप्ट आता है जिसको हम कहते हैं रिटर्न मेमो। उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न मेमो। ठीक है, RETURN, रिटर्न मेमो। रिटर्न मेमो एक प्रॉपरली प्रिंटेड फॉर्म का स्लिप होता है जिसमें बहुत सारे रीजंस लिखे होते हैं कि चेक को आपने, यानी जो भी डिसऑनर्ड के रीजंस है वो पूरे के पूरे आपको स्लिप में मिलेंगे, और उसमें पर्टिकुलरली साइन करेगा बैंक, टिक लगा देगा कि ये रीजन है और नीचे साइन कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर टिक मार्क्ड होगा स्लिप में और उसको इनक्लोज कर दिया जाएगा चेक के साथ, यानी चेक के साथ ऊपर में उसको स्टेपल कर देंगे, और उसके बाद उस स्लिप को बेसिकली जो है वो बैंक जो है मतलब वापस कर देगा किसको, कस्टमर को। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि आप एक बेसिकली 15 सितंबर 2010 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडवाइस दिया था बैंक को रिटर्न मेमो को लेकर के। उन्होंने कहा था कि जो डेट ऑफ रिटर्न होगा, डेट ऑफ रिटर्न जो आप रिटर्न मेमो भेजोगे इन द चेक रिटर्न मेमो विदाउट फेल, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप कौन से डेट को भेज रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। मतलब अगर आपने आज उसका चेक नहीं क्लियर किया तो विद इन 2-3 days यू हैव टू सेंड दैट मैसेज टू द कस्टमर। ठीक है, यानी उसको ज्यादा लेट नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर यही सिचुएशन, तो रिटर्न मेमो वी आर गोइंग टू यूज फॉर बेसिकली सेंडिंग बैक द चेक, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द रीजन दैट व्हाई योर चेक इज डिसऑर्डर। Clear हो गई बात, and the information should be provided to the customer as soon as possible according to the guidelines which is provided by RBI on 15 September 2010. ठीक है, ठीक, क्लियर होगी बात। और दैट शुड बी इन यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि आज एक कस्टमर को आपने फोन पे बता दिया कि आपका चेक फेल हो गया है, पेमेंट नहीं हुआ, एक को आप रिटर्न मेमो भेज रहे हो। दैट विल बी इन द यूनिफॉर्म एंड द पॉलिसी शुड बी सेम फॉर एवरी कस्टमर। क्लियर हो गई बात। चलिए
नेक्स्ट चेक की पूरी बात की जा रही है, क्रॉस चेक के बारे में, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये बताया गया है कि जो आप जो है आपके बैंकर को प्रोटेक्शन कौन कौन से भी आपको मिला, मैंने अभी भी करवा चुकी हूँ एक तरीके से पहले भी, लेकिन फिर भी सुन लो। गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। गुड फेथ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कानूनी प्रोटेक्शन मिला हुआ है कलेक्टिंग बैंकर को, अगर वो पेमेंट रिसीव कर रहा है, चेक रिसीव कर रहा है गुड फेथ में, और जिसमें कोई भी नेग्लिजेंस इन्वॉल्व नहीं है। गुड फेथ का मतलब क्या है कि ऑनेस्टली बेसिकली मिल रहा है उस पर्सन, विदाउट नोटिस और इंटरेस्ट ऑफ डिसीट फ्रॉड, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कस्टमर के तरफ से, ड्रॉअर के तरफ से अबाउट फ्रॉड डिसीट के बारे में कि कोई उसके साथ धोखाधड़ी हो रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑनेस्टली उसको मिला है। तो ऐसी सिचुएशन में, और यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई नेग्लिजेंस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नेग्लिजेंस इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, फेलियर टू ऑब्टेन द रेफरेंस फॉर द न्यू कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट, यानी उसमें रेफरेंस नहीं अगर दिया हुआ है अकाउंट को ओपन करवाने के टाइम पे, चेक जो है वो बेसिकली उसमें आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, आजकल तो केवाईसी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, केवाईसी उसके साथ अटैच नहीं है, फोटोग्राफ्स अटैच नहीं है, मतलब अकाउंट जो ओपन हुआ है उसमें प्रॉपरली अगर डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है तो ये नेग्लिजेंस का पार्ट होता है। और ये पहले से अगर नेग्लिजेंस है और उसके बाद आप उसका चेक क्लियर कर रहे हो तब आप लाइबल हो जाओगे, लेकिन अगर ऑनेस्टली गुड फेथ के साथ और विदाउट नेग्लिजेंस अगर आप पेमेंट कर रहे हो, यानी कि पूरा डेटा और डिटेल्स आपके पास है, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक लाइबल नहीं होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट वन इज कि कलेक्शन फॉर अ कस्टमर, यानी कि यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन बोलता है कि जो कलेक्टिंग बैंक है वो हमेशा चेक को कलेक्ट करेगा कस्टमर के बिहाफ में। अगर उसने चेक को कलेक्ट किया किसी स्ट्रेंजर और नॉन कस्टमर से, यानी कि वैसे कस्टमर से जिसका अकाउंट ही नहीं है बैंक में, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक लाइबल हो जाएगा। किसी का चेक ले लिया और पर्सन का पता ही नहीं कि अकाउंट ही नहीं उसका, तो ऐसे लोगों का चेक आप बेसिकली डिसऑनर कर दोगे। लेकिन अगर उस कस्टमर जो भी आप चेक ले रहे हो वो आपका कस्टमर है, बैंक का कस्टमर है, जैसे मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में है तो मैं उसकी कस्टमर हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में भी बैंक क्या होगा, लाइबल नहीं होगा। लेकिन जो ड्यूली क्रॉस्ड होगा चेक, जो क्रॉस चेक होगा, दैट इज ओनली हैंडल्ड बाय द कस्टमर, यानी दैट इज डन बाय द कस्टमर। बैंक कभी भी ड्यूली क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एक्ट्स एंड एजेंट, मतलब कलेक्टिंग बैंकर जो होगा वो एजेंट की तरह काम करेगा, कस्टमर के ऑर्डर देने पर वो बेसिकली क्या करेगा, आपका चेक क्लियर करेगा। और जो पेमेंट होगा वो एक इंडिपेंडेंट टाइटल को भी मिल सकता है, यानी किसी और का, किसी के नाम पे भी बना सकते हो चेक, इंडिपेंडेंट टाइटल कैन बी देयर। बट इंफॉर्मेशन अगर बैंकर जो है उसके पास मतलब किसी भी तरीके का वो लाइबल नहीं है, कोई भी कन्वर्जन वो नहीं कर सकता चेक में, मतलब कन्वर्जन वगैरह जो भी होगा दैट इज डन बाय द कस्टमर ओनली, दे हैव ओनली बेसिकली उसको पेमेंट क्लियर करने का बस उसके पास राइट है, बस एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। उसके लिए बैंक बेसिकली स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिला है बिकॉज दे आर एजेंट, ठीक है, वो कोई चेंजेस नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सेकेंड चीज कि क्रॉस चेक होगा तो कस्टमर के द्वारा ही होगा, और जो चेक मिला है अगर उस चेक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि वो चेक जो है वो या तो गलत है, फ्रॉड है, डिसीट है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, गुड फेथ के साथ मिलता है, कोई भी नेग्लिजेंस इन्वॉल्व नहीं है अकाउंट होल्डर के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में आपका बैंक लाइबल नहीं। आई बात समझ में। तो ये तो सिचुएशंस हो गया, कलेक्शन ऑफ बैंक, कलेक्शन ऑफ चेक्स, पेमेंट्स ऑफ चेक, ये तो आ गया, समझ में आ गया होगा आई थिंक। कुछ और भी पॉइंट्स अगर मुझे मिलेंगे तो इसको हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर, बिलो 18 होता है। अच्छा, आप लोग में से बहुत लोग अभी 18 जो से पहले जो भी आप 16 17 के रहे होंगे, तो आप लोग का जो भी अकाउंट वगैरह होगा वो कौन हैंडल करता था, पापा हैंडल करते होंगे, फादर हैंडल करते होंगे आपके, ठीक है। और उसमें आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होते होंगे, जिसमें आपके फादर और आप दोनों ही रहते होंगे, लेकिन जैसे आप 18 प्लस होंगे वैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर माइनर का ही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस चेंज किए गए हैं, वो ध्यान दीजिएगा। अ पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ओल्ड, ठीक है, दे आर माइनर। अब ऐसे जो माइनर होंगे वो हमेशा उनके अकाउंट को कंट्रोल या मैनेज कौन करेगा, गार्जियन, ठीक है, गार्डियन भी जिसको कहते हैं, गार्जियन, ठीक है। तो जो गार्जियन होंगे वो बेसिकली पर्सन होंगे जो बेसिकली कोर्ट और लीगली
जो उसके गार्जियन होंगे वही उसको कंट्रोल करेंगे उसके अकाउंट में, ठीक है। अगर यहाँ पर बात किया जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अगर हम बात करें, तो माइनर जो है वो इज दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वो उसके पास राइट नहीं होता है कि कभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाए, ठीक है। और अगर वो एंटर हो भी जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। वॉइड यानी जिसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते और कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, ट्रू। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए जरूरी है कि जो पर्सन है वो 18 प्लस हो। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में 18 प्लस ही पर्सन जो होगा, जो माइनर से वर्ब है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड नहीं मानेंगे, ठीक है। अब बैंक ने कुछ चीजें दी है डील करने के लिए, किसके साथ, माइनर के साथ। क्या क्या चीजें हैं वो माइनर के साथ। ऑन मई 6 मतलब मई 6 2014 में आपका आरबीआई का एक गाइडलाइंस आया था, दैट इज टोटली फॉर द माइनर। पूरा का पूरा वो किसके लिए था, माइनर के लिए था। और बैंक को क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइस दिया था कि माइनर अगर चाहे तो वो किसी मतलब वो अपने एज मतलब एनी एज, माइनर का एज का मतलब क्या हो गया, 4 साल 5 साल 10 साल, जो 18 साल से कोई भी कम एज है, ठीक है। अगर वो चाहे तो वो सेविंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट वो चाहे तो ओपन कर सकता है, लेकिन किसके थ्रू, विथ हिज और हर नेचुरल और लीगली अपॉइंटेड गार्जियन। अब नेचुरल लीगली अपॉइंटेड गार्जियन कौन है वो भी बताओ। यानी कि वो अकाउंट अपना ओपन कर सकता है, उसके नाम पे अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन होगा किसके थ्रू, उसके या तो नेचुरल जो गार्जियन है या लीगली अपॉइंटेड गार्जियन है उनके थ्रू। अर्लियर ये प्रोविजन नहीं था, जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते थे, ठीक है। माइनर जो है वो 10 साल से जो ऊपर है, माइनर अबव 10 इयर्स ओल्ड जो होगा वो ऑपरेट भी कर सकता है अपना अकाउंट इंडिपेंडेंटली, यानी विदाउट आस्किंग देयर पेरेंट्स दे कैन ऑपरेट देयर अकाउंट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब समझे, आरबीआई का जो गाइडलाइन आया 2014 में, उसके हिसाब से कोई भी माइनर का मतलब कोई भी माइनर जो 18 ईयर से कम है, उसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, 18 से जो कम है वो अकाउंट ओपन करा सकता है अपने गार्जियन के थ्रू, लीगल या तो फिर नेचुरल गार्जियन के थ्रू। और जो 10 साल से ऊपर का माइनर होगा, यानी जिसकी एज जो है वो 10 ईयर से अबव है, वो जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना अकाउंट मैनेज भी कर सकता है, ऑपरेट भी कर सकता है। अकाउंट पैसा निकालना, पैसा डिपॉजिट करना, दोनों चीजें वो कर सकता है, लेकिन 10 इयर्स ओल्ड से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में जो मिनिमम डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड, मतलब आपके माइनर का अकाउंट ओपन करने के लिए जो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो कौन तय करेगा, बैंक तय करेगा। इसके लिए आरबीआई ने कुछ नहीं बोला, दिस इज डन बाय द बैंक कि क्या उसको मिनिमम डॉक्यूमेंट की जरूरत है एक माइनर का अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज, जो बैंक रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से अगर वो पर्सन माइनर है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जो भी गार्जियन है, मतलब जो माइनर का जो गार्जियन है, वो चाहे तो वो अकाउंट अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकता है। मतलब माइनर का अकाउंट जो है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ हिज गार्जियन, ठीक है। और गार्जियन चाहे तो उसको ऑपरेट भी कर सकता है, मतलब ट्रांसफर भी कर सकता है, अपने बच्चे का अकाउंट है तो उसको ऑपरेट भी वो कर सकता है। लेकिन उसमें जो सिग्नेचर, फिर भी ऑपरेटिंग का जो राइट आप गार्जियन को मिल रहा है, उसमें भी सिग्नेचर किसकी चाहिए होगी, माइनर जो है उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, और वो सिग्नेचर माइनर के स्पीसमैन सिग्नेचर से मैच करना चाहिए। यानी कि जब उसने अकाउंट ओपन करवाया होगा माइनर ने, तो उसका जो साइन होगा उसके साथ उसका वो साइन जो आप पेरेंट्स को राइट दे रहे हो कि आपका अकाउंट मैनेज करो, उस पर भी उसका साइन होना चाहिए, ठीक है, सेम साइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज कि आप उनको एडिशनल फैसिलिटी भी दे सकते हो, जो 10 प्लस के बच्चे जो अपना ऑपरेट कर रहे हैं अकाउंट, उनको आप एडिशनल फैसिलिटी, जैसे आप एटीएम कार्ड भी दे सकते हो, डेबिट एटीएम या डेबिट कार्ड दे सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी माइनर को ये राइट मत दीजिएगा कि वो ओवर ड्रॉन कर ले अकाउंट से पैसा। ओवर ड्रॉन का मतलब है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी माइनर को देना सेफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो ओवर ड्रॉन कर ले, और माइनर है तो उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी लीगल तो है नहीं, तो कल को बैंक जो है उसके ऊपर केस नहीं कर सकता माइनर के ऊपर। आई बात समझ में? तो आप उसी वही फैसिलिटीज दीजिए जिससे वो पैसा ओवर ड्रॉन ना करे, यानी कि जितना अकाउंट में पैसा बस उतने में ही ऑपरेट करे,
आई बात समझ में? और यहाँ पर एक चीज और है कि गार्जियन की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि लीगल नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, जो उनके माता पिता हैं, लेकिन माता पिता में पहला नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, फादर। ठीक है, तो लीगल प्रोविजन कहता है गार्जियनशिप के लिए कि अगर इफ द फादर ऑफ द हिंदू माइनर डाइज, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर बात की जा रही है कि अगर हिंदू रिलीजन का कोई बच्चा माइनर, ये अगर उसके फादर की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उसकी मदर जो होगी वो कौन क्या बन जाएगी, नेचुरल गार्जियन। ठीक है, और आफ्टर द डेथ ऑफ मदर, और अगर फादर और मदर दोनों की डेथ हो जाती है तो माइनॉरिटी जो बॉय है उसका या तो गार्जियन जो उसकी देखरेख करेगा या तो वो होगा, या तो कोर्ट के द्वारा उस माइनर के लिए गार्जियन को तय किया जाएगा। तो उन दोनों को राइट होगा उसके अकाउंट को ऑपरेट करने का। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में बैंक के पास माइनर के अकाउंट में जो भी पैसा है वो उस या तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन या लीगल गार्जियन को दे सकता है। आई बात समझ में? इन केस ऑफ द माइनर डाइज, अगर वो जो बच्चे के नाम पे अकाउंट, अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में जो बैलेंस होगा अकाउंट में वो कौन विड्रॉ कर सकता है, गार्जियन विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट हो या फिर वो पर्सनल अकाउंट हो, दोनों अकाउंट के केस में भी आपका गार्जियन विड्रॉ कर सकता है पैसा। लेकिन याद ये रखना है कि जो माइनर होगा अगर उसने पैसा ज्यादा निकाल लिया और मिस्टेक से भी निकाल लिया, अनइंटेंशनली भी उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है उस पैसे को वापस से रिकवर करने। इसीलिए बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो कभी भी माइनर कस्टमर्स को नहीं देता। आई बात समझ में? अगर इन केस माइनर जो है वो ड्रॉ कर सकता है, चेक बुक चेक ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, निगोशिएट कर सकता है, लेकिन उस चेक और बिल के लिए वो लाइबल नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने चेक, मैं माइनर हूँ, मैं माइनर नहीं हूँ, जस्ट आई एम गिव एग्जांपल, इफ मान लीजिए कि कोई मैं 15 इयर्स ओल्ड हूँ, मैंने चेक तो विड्रॉ कर दिया, चेक तो मैंने ड्रॉ कर दिया और चेक मैंने दे भी दिया, लेकिन अगर वो चेक बाउंस हो गया या उसमें पेमेंट का अमाउंट गलत हो गया, कुछ भी हो गया, तो आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट। आई बस समझ में? मतलब आई हैव राइट टू ड्रॉ द चेक, निगोशिएट द चेक, एंडोर्स द चेक, बट एनीथिंग इफ हैपन विद द चेक आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट। ठीक है, आई बस समझ में? और कई बार ये भी चीज माना गया है कि ऐसे जो चेक्स और बिल होते हैं वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि माइनर ने चेक ड्रॉ किया तो वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बाउंस कर गया तो फिर वो लाइबल नहीं होगा, कौन, माइनर। लेकिन अगर उसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है, मान लीजिए कि मैंने किसी और को एंडोर्स किया, उसने किसी और को एंडोर्स किया, तो ऐसी सिचुएशन में बाकी सारी जो लोग होंगे, जितनी भी पार्टीज होंगे वो लाइबल होंगे, लेकिन सिर्फ आपका माइनर लाइबल नहीं होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अब एक और सिचुएशन कि आप लोगों को पता होगा पार्टनरशिप में आप माइनर को पार्टनर बना सकते हो अगर बाकी पार्टनर्स का कंसेंट या रजामंदी है तो। ठीक है, तो माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। और अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें पार्टनर, वो माइनर पार्टनर लाइबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना कैपिटल लेकर आएगा सिर्फ उतना ही लाइबल होगा। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में जो पार्टनर जो है, अगर वो कोई भी जो माइनर पार्टनर है वो किसी भी तरीके का, अगर बैंक का भी बैलेंस बचा हुआ है ना, उनके पास लोन है, तो बैंक का लोन जो है वो रिकवर करने के लिए माइनर को इन्वॉल्व नहीं करेगा। मतलब 4 पार्टनर में से अगर एक माइनर है तो बाकी 3 पार्टनर से वो बेसिकली रिकवर करेगा, लेकिन उस एक पार्टनर, माइनर पार्टनर से रिकवर बैंक पैसा नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? माइनर का पूरा कंडीशन समझ में आया? और एक और चीज, अब लीगल प्रोविजन की बात की जाए तो बेसिकली लीगल प्रोविजन किसको दिया गया है माइनर के अकाउंट को हैंडल करने का? नेचुरल जो गार्डियन होंगे वो, तो फर्स्ट वन इज नेचुरल गार्डियन, सेकंड वन इज टेस्टामेंट्री गार्डियन, और नेक्स्ट वन इज गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो नेचुरल गार्डियन कौन होंगे? हिंदू मेजॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए 1956, तो माइनर बॉय या अनमैरिड गर्ल जो होंगे जिसके फादर और मदर हैं, ठीक है, जिन्होंने बर्थ दिया है, तो दे आर बेसिकली नेचुरल गार्जियन। लेकिन अगर कोई लड़की मैरिड है,
माइनर है लेकिन मैरिड है, दैट इज इलीगल। तो ऐसे सिचुएशन में उसके जो हस्बैंड हो जाएंगे, हस्बैंड होगा वो हो जाएगा नेचुरल गार्डियन, ठीक है। और अगर यहाँ पर याद रखिएगा नेचुरल गार्जियन में कभी भी स्टेप फादर और स्टेप मदर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अगर फादर सन्यासी बन जाए, जस्ट इमेजिन कि अगर उस सन्यासी बन जाए, तब भी जो उसकी टाइटल है गार्जियनशिप, गार्जियन की, वो बेसिकली ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि सन्यासी भी बन जाएगा तो भी वही उसका गार्जियन रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। और अगर फादर जो है अगर वो अलाइव है और उसने गार्जियनशिप रिमूव कर दिया, यानी फादर जिंदा है लेकिन स्टिल वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा गार्जियन नहीं हूं, यानी अगर गार्जियनशिप उसने रिमूव कर दिया, तो ऐसे भी सिचुएशन में माइनर चाइल्ड की मदर उसकी गार्जियन नहीं बनेगी। लेकिन अगर वही उसके फादर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में उसकी मदर गार्जियन बनेगी, यानी फादर के जिंदा रहते हुए कभी भी मदर जो है वो बेसिकली नेचुरल गार्जियन की पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में नहीं आएगी। फर्स्ट पोजीशन की बात हो रही है, सेकेंड पोजीशन में ऑब्वियसली नेचुरल गार्जियन में वो भी रहेंगी, लेकिन हमेशा फर्स्ट में कौन रहेंगे? फादर, ठीक है। अब टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होते हैं? जो बेसिकली नेचुरल गार्जियन होंगे, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया जाएगा गार्जियन में बिकॉज ऑफ द माइनर्स पर्सन और प्रॉपर्टी। जैसे कि उसके फादर की डेथ होने के बाद उसकी मदर जो होगी वो टेस्टामेंट्री गार्जियन में आएगी। आई बात समझ में? कि जो उसके बच्चे के साथ साथ उसके प्रॉपर्टी में भी जिसका राइट हो, या तो उसकी मदर हो सकती है या तो अदर सिबलिंग्स हो सकते हैं, एल्डर सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टेस्टामेंट्री गार्जियन में वो आएंगे। गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट के हिसाब से अगर हम बोले तो ये बेसिकली है आपका गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के हिसाब से, कि अगर फादर अलाइव नहीं है तो ऑब्वियसली मदर होगी, मदर भी अलाइव नहीं है, ठीक है, या फिर मदर जो है वो लुनेंट हो गई या कुछ भी ऐसा सिचुएशन हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में जो है कोर्ट अपनी तरफ से तय करेगा कि पर्टिकुलरली बच्चे का गार्जियन कौन बन सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के गार्जियन हो सकते हैं माइनर के, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज मैरिड वुमेन। अब जो कुछ और भी पार्टीज हैं जो बैंक के सेंस में इन्वॉल्व है उनकी बात हम करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर